नमस्कार। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कोणार्क नाटक में जो विभिन्न चरित्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। कोणार्क नाटक में जो प्रमुख चरित्र है जिसे हम नाटक का नायक भी कह सकते हैं, विशु के चरित्र पर आज हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चूँकि विशु इस नाटक का एक प्रमुख कैरेक्टर है, इस नाटक में आदि से लेकर अंत तक विशु का ही प्रभाव है, विशु ही प्रमुख भूमिका में रहता है और अंत में जो नाटक में जो अंतिम जो परिणति है वो भी विशु के द्वारा ही होती है। जो प्रतिनायक है, जिसे खलनायक कहते हैं, चालुक्य जो महामात्य है, उसको मृत्यु की जो प्राप्ति है वो भी विशु के हाथों से ही होती है। तो पारंपरिक रूप से भी अगर हम विचार करें और आधुनिक आज के संदर्भ में भी अगर विचार करते हैं तो विशु इस नाटक का एक प्रमुख पात्र है और हम जिसे नायक भी कह सकते हैं। विशु के चरित्र को हम दो तीन बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। विशु की जो चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उसमें पहली तो विशु की जो चारित्रिक विशेषता है उसमें कि वह एक आदर्श शिल्पी है। विशु एक कारीगर है, शिल्पी है, एक ऐसा शिल्पी है जो पूरी तरह से अपने पेशे के प्रति डेडिकेटेड है। आज के संदर्भ में जिसे प्रोफेशनल कहते हैं वह उससे भी कहीं बहुत अच्छा प्रोफेशनल विशु है। आज के प्रोफेशनल विशुद्ध रूप से प्रोफेशनल होते हैं, जिनमें हो सकता है कई बार वो अपने प्रोफेशन को दृष्टिगत रखते हुए कई बार जहाँ संवेदनाओं को भी महसूस करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मानवीयता होती है, जहाँ नैतिकता होती है, उन चीज़ों को कई बार दरकिनार कर दिया जाता है प्रोफेशन को देखते हुए। कुछ लोग बड़े टिपिकल टाइप के प्रोफेशनल होते हैं कि भाई मैं तो प्रोफेशनल हूँ और यहाँ मेरे लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते हैं, या फिर मेरे लिए कोई संवेदना या मनुष्यता कोई मायने नहीं रखती है चूँकि मैं प्रोफेशनल हूँ। तो टिपिकल टाइप के प्रोफेशनल विशु नहीं हैं। विशु एक आदर्श शिल्पी है, आदर्श शिल्पी, प्रोफेशनल हैं, अपने व्यवसाय के प्रति डेडिकेटेड हैं, लेकिन एक आदर्श शिल्पी हैं। तो उनकी इसमें संपूर्ण एकांकी में एक विशु ही हैं जो पूरी तरह से परफेक्ट हैं। वे समाज के प्रति अपने उनके जो नीचे काम करने वाले जो शिल्पी वर्ग हैं उनके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने आम आदमी के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर एक चीज़ जो जिसके प्रति एक संवेदनशील व्यक्ति को सोचना चाहिए, विशु बड़े ही संवेदनशील ढंग से सोचते हैं, अपने काम के प्रति बड़े डेडिकेटेड हैं। जब राजीव आकर उनसे कहते हैं कि एक किशोर है जो धर्मपद हैं और उनकी बड़ी वाणी बड़ी ओजस्वी है और उनमें विद्रोह का ताप मिलेगा, तो विशु का यह कथन कि शिल्पी को विद्रोह की वाणी नहीं चाहिए राजीव, मेरी कला में जीवन का प्रतिबिंब और उसके विरुद्ध विद्रोह दोनों सन्निहित हैं, तुम उस किशोर को बुला लाओ, मेरी दृष्टि के स्पर्श से उसकी प्रतिभा की गंध जागृत होकर उसकी वाणी को मौन कर देगी। मुझे उसकी कला चाहिए, मुझे कला चाहिए। अर्थात ये समर्पण जो है एक आदर्श शिल्पी का हो सकता है। विशु की दृष्टि में शिल्पी के लिए विद्रोह नहीं है, उसका विद्रोह है उसकी कला ही, उस कला ही एक विद्रोह का काम करेगी। तो आचार्य विशु के बहुत से कथन हैं जिनसे हम एक उनके आदर्शवाद को महसूस कर सकते हैं।
इसके बाद हम विशु का जो दूसरा चरित्र है वो है उदार और सहृदय। विशु बड़े ही उदार और सहृदय हैं। वो अपने जो अधीनस्थ जो कारीगर हैं, जो शिल्पी हैं, उनके प्रति बड़े उदार हैं। उनके जो मित्र सौम्य हैं, जो नाट्याचार्य हैं, उनके प्रति बड़ी मित्रता का भाव है। जब सौम्य कहते हैं कि भाई नहीं सोचता हूँ मेरी मूर्ति तुम तो पूरा करने से रहे, इधर मैं तैयार खड़ा हूँ, शायद यह प्रतिभावान किशोरी उसे पूरा कर देगा। अर्थात सौम्य ये कहते हैं कि भाई आपके पास इतना अवकाश न होगा तो मेरी यह मूर्ति है वो धर्मपद तैयार कर देंगे। इस पर विशु कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, लाओ अभी पूरा करता हूँ। और विशु अपने काम में लग जाते हैं। अपने मित्र के प्रति बड़े उदार हैं, सहृदय भी हैं, हास परिहास भी हल्का फुल्का कर लेते हैं। आचार्य विशु में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इतने उच्च पद पर रहते हुए उनका एक जो नाटक में जो उनका कक्ष दिखाया गया है बड़ा ही सीधा सादा सा, जिसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से उनके कक्ष को दिखाया गया है। हम कह सकते हैं कि विशु में किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। एक जगह उनका कथन है जहाँ उनका जो एक जो सहृदयता है वो बड़ी अच्छे रूप में दिखाई देती है। जब सौम्य कहते हैं कि विशु तो क्या तुम सच मानते हो कि कोणार्क के ये भारी पत्थर, ये विशाल काय मूर्तियाँ गगनगामी हो जाएंगी? तो विशु का एक उत्तर है, कह नहीं सकता, पर एक बात अवश्य है, हमने पत्थर में जान डाल दी है, उसे गति दे दी है। वह भूल रहा है कि वह धरती का पदार्थ है। आज कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पर्शहीन, सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है, लेकिन धरती उसे जकड़े हुए है ईर्ष्या से। मुझे लगता है जैसे अनजाने ही हम लोगों ने पृथ्वी और आकाश के बीच भीषण संघर्ष खड़ा कर दिया है। इसके अलावा उनका एक कथन है, यह मंदिर नहीं सारे जीवन की गति का रूपक है। हमने जो मूर्तियाँ इसके स्तंभों, इसकी उपपीठ और इसके अधिष्ठान में अंकित की हैं, उन्हें ध्यान से देखो। देखते ही उनमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएं एवं मनोरंजन और मुद्राएं चित्रित है। यही तो जीवन है। विशु का यह कैरेक्टर बड़ा सुंदर है। इस प्रकार आचार्य विशु जीवन के प्रत्येक पहलू को अपने ध्यान में रखते हैं। उनके मन में शिल्पियों के प्रति उदारता की भावना थी। जब महामंत्री चालुक्य यह आदेश देते हैं कि यदि कलश स्थापना 1 सप्ताह के अंदर नहीं हुई तो वे समस्त शिल्पियों के हाथ कटवा देंगे, तब आचार्य विशु को आश्चर्य होता है और वे कहते हैं कि शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। इसके बाद विशु बड़े व्याकुल हो जाते हैं और अपने अधीनस्थ शिल्पियों को यह बताने से साहस नहीं कर पाते। इसके लिए वियोग से कहते हैं कि विनाश का यह संदेश अपने साथियों को सुना दो, साहस नहीं है कि उस विकराल घड़ी के लिए मैं उन्हें तैयार कर सकूं। विशु का जो तीसरी जो कैरेक्टर है वह है उनका किसी भी प्रकार का पद लालसा से मुक्त होना। आचार्य विशु को अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड हैं, उन्हें घमंड तनिक भी नहीं है, लेकिन अपने जो कर्म के प्रति जो उनका समर्पण है, तो यह उनका एक उनके कैरेक्टर का एक गुण है। तो जो कई बार कुछ लोग जो बड़े व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं वो तुच्छ चीज़ों से दूर होते हैं। पद लालसा जैसी चीज़ें उनके यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। उन्हें न तो अपने पद का घमंड है, न ही किसी प्रकार का लालच होता है। आचार्य विशु से धर्मपद एक दिन उनके सभी अधिकार मांगता है कि भाई अगर इस मंदिर में जो कलश की स्थापना होनी है, अगर मैं वह काम करवा देता हूँ तो क्या आप मुझे एक दिन के लिए प्रमुख शिल्पी का पद दे देंगे? तो आचार्य विशु सहजता से कहते हैं कि अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या, सभी दिन के लिए वे अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे, मैं तुम्हें अपने स्थान पर शिल्पी बना दूंगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य विशु के मन में बिल्कुल भी तनिक भी लेश मात्र भी पद की लालसा नहीं है, क्योंकि मेरे विचार से
जो बड़े लोग होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ें उनके स्वभाव में नहीं होती है, और ये चीज़ें नहीं स्वभाव में नहीं होना ही उनके बड़प्पन का द्योतक होती है। मैं आचार्य विशु के 3 जो मैंने गुण नोट किए हैं, वो 3 उनके गुण हैं। तो कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं। उनमें एक जो डीमेरिट्स कह सकते हो, लेकिन शायद वो समय की उनकी मांग रही होंगी, वो उनका अपना समय रहा होगा, उनका कौन सी प्रॉब्लम्स रही होंगी वो अलग बात है। लेकिन एक स्थान पर वो जो उनका पलायन था, जिसके प्रति वो प्रेम करते हैं, धर्मपद की जो माँ जिससे वो प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करने के बाद भी उससे शादी नहीं करते और वो पलायन कर जाते हैं। तो यह पलायन उनके जो कैरेक्टर पर एक नेगेटिव के रूप में अंकित है। एक नकारात्मक छवि उनकी इस रूप में तो थोड़ी सी दिखाई देती है, लेकिन बड़े बड़े लोगों से कुछ एक आध गलतियां हो जाती है जो उनके कैरेक्टर को कम नहीं करती है, लेकिन वो अपनी इस गलती का जो प्रायश्चित है वो धर्मपद को उचित स्थान दिलवाकर और वो धर्मपद की पूरी तरह से मदद करके और वो अपना प्रायश्चित कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है हमारे इस नाटक का। विशु ही इस नाटक के नायक हैं। विशु ही इस नाटक को अंतिम स्थिति तक पहुंचाने वाले प्रमुख पात्र हैं। अगले नाटक में हम दूसरे कैरेक्टर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।